हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राजिंग ट्रेडर्स में आपका स्वागत है। तो चलिए डिस्कशन करते हैं मार्केट का फिलहाल कंडीशन किस तरीके से चल रहा है, कल मार्केट किस तरीके से मूवमेंट कर सकता है और अभी जो कंटिन्यूसली एक फॉल चल रहा है उसका रीज़न क्या है। तो गाइस अगर मैं बात करूँ तो ये रीज़न का सिंपल फॉल है इन्फ्लेशन। जब हमारा लॉकडाउन चला था, ठीक है, जब लॉकडाउन में मार्केट में इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ख़राब हो चुके थे तो तभी भी मार्केट में एक बहुत जो है एक शार्प मूव हुआ था डाउन के लिए। सीधा चार्ट में चलते हैं, चार्ट में समझते हैं, मंथली चार्ट हम लगा लेते हैं, ठीक है। तो गाइस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जिस टाइम पे कोरोना आया था, तकरीबन जो ये डेट था और लॉकडाउन हुआ था मार्च में, तो उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली नीचे के लिए फॉल होना शुरू हुआ था। इसका मतलब सिंपल है कि मार्केट में जो ये फॉल हुआ था कि क्योंकि किसी भी चीज़ की जो ग्रोथ होती है वो एकदम से ख़त्म नहीं होती है, ये सबको पता है। तो अगर लॉकडाउन में कोरोना के चक्कर में अगर लॉकडाउन भी हुआ था, सारे बिजनेस अगर ठप भी हुए थे, तो कोई भी चीज़ 1 रुपये से 100 रुपीज़ से 50 रुपीज़ सडनली 1 से 2 महीने के अंदर नहीं हो जाती है, उसको टाइम लगता है। बट यहाँ पे क्या हुआ, पैनिक सेलिंग हुई थी और पैनिक सेलिंग के चक्कर में मार्केट में एक बहुत बड़ा करेक्शन देखने को मिला था। जनरली ये पैनिक सेलिंग था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट में जब पैनिक सेलिंग सेलिंग हुआ तो कंपनियों के स्टॉक प्राइजेस बहुत ज़्यादा गिर गए, इकोनॉमी बहुत नीचे चले गई। उसके बाद क्वांटिटेटिव ईजिंग हुआ। क्वांटिटेटिव ईजिंग का मतलब आपको मैं दूसरे वीडियो में कहीं बता दूंगा। बट उसके बाद क्या हुआ, मार्केट में जो मनी का फ्लो है, जो करेंसी प्रिंटिंग है, वो तेजी से होने लगी। उसके चक्कर में मार्केट में अल्टीमेटली मार्केट में ये बूम चालू हुआ और मार्केट उस लेवल पे जाके रुका जहाँ पे कि मार्केट को 4 साल या फिर 5 साल या फिर 6 साल के अंदर अंदर मार्केट को जहाँ तक जाना था, मार्केट ने कहीं 1 साल के अंदर 1.5 साल के अंदर ये टारगेट अचीव कर लिया। अब क्या होता है, अगर हमारे इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है, ठीक है, कोई भी सेक्टर अच्छा नहीं कर रहा है सिवाय आईटी के। आईटी सेक्टर और फार्मा सेक्टर, ये दो सेक्टर ऐसे थे जो कि आईटी एंड फार्मा, ये दो सेक्टर ऐसे सेक्टर थे जिनमें अच्छा खासा काम हो रहा था। तो समझ में आता है कि यहाँ पे भी थोड़ी बहुत ग्रोथ हुई, बट वो ग्रोथ इतना मतलब इतना डेंजरस नहीं था। हाँ, फार्मा का जो ग्रोथ था वो समझ में आता है क्योंकि मार्केट में कंटिन्यूसली उस समय फार्मा सेक्टर की जरूरत पड़ी थी, जिस चक्कर में उसका उनका प्रॉफिट बहुत तेजी से बूस्ट हुआ था ड्यू टू दी कोरोना। बट आईटी सेक्टर में इतना भी ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ था जिस तरीके से आईटी सेक्टर में बूस्ट हमको देखने के लिए मिला था। चलिए देख लेते हैं आईटी स्टॉक में किस तरीके का बूम हुआ था। बट उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ बताता हूँ। तो समय से पहले अगर कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा मूव करती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं टाइम प्लस मूवमेंट, टाइम के साथ अगर किसी भी चीज़ का मूवमेंट होता है तो वो सही होता है। बट टाइम से पहले अगर कोई चीज़ का मूवमेंट बहुत तेज हो जाए, इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो वही हुआ, मार्केट में मनी पंप हुआ, क्वांटिटेटिव ईजिंग हुई और विदाउट एनी ग्रोथ मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर निकलता गया। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई रिट्रेसमेंट भी नहीं है, कोई भी रिट्रेसमेंट नहीं है, मतलब कोई भी एडजस्टमेंट मार्केट में नहीं हुआ है। तो अगर हम देखेंगे पिछले दिनों, बहुत सालों का अगर भी आपको मैं डेटा दिखा दूँ, तो हर टाइम थोड़ा सा मार्केट जब बढ़ता है ऊपर 10% 5% तो एक करेक्शन होता है। बट यहाँ पे कोई करेक्शन हमको देखने के लिए नहीं मिला। फिलहाल जब इकोनॉमी भी ग्रोथ नहीं कर रहा था तो हमारे पास ग्रोथ नाम की कोई चीज़ थी नहीं, तो मार्केट का इतना ऊपर जाना जायज़ नहीं था। और उसी का रीज़न है कि अभी इन्फ्लेशन के चक्कर में मार्केट कंटिन्यूसली गिर रहा है। क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में आप अगर नहीं भी जानते हो तो आप एफएमसीजी सेक्टर के बारे में तो जानते हो। एफएमसीजी के सेक्टर के बारे में तो जानते हो, जहाँ पे हम लोग चावल दाल, है ना, तेल और भी जो हमारे डेली कंजम्पशन गुड्स है हम इसको खरीदते हैं, तो उनके भी अगर आप रेट में देखोगे तो काफ़ी तेज़ी से इजाफा हुआ, ठीक है। कोई चीज़ 100 रुपये की चीज़ 150 पे मिलने लगी, 160 पे मिलने लगी। तो इस तरीके से हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि जब मार्केट में हमारी औकात 100 रुपये की है और अगर हमारे हमको 200 रुपये मिल जाए तो वो हजम नहीं होता। वही बात हो गई मार्केट में भी कि मार्केट का जो लेवल था, सपोज करो कि हमारे पास अगर 100 रुपये है जो कि मार्केट में चल रहा है, मार्केट में करेंसी फ्लो हो रही है, अगर हम 200 रुपये प्रिंट करके मार्केट में डाल दें तो अभी हमारे पास टोटल कितना रुपया है, 200 रुपये। तो 1 रुपये वाली चीज़ तो 2 रुपये की मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। तो इससे इन्फ्लेशन तो आना ही था और उसी का भी एडजस्टमेंट मार्केट रिट्रेसमेंट करके ले रहा है। तो हो सकता है ये कोई बड़ी सेलिंग अभी आई भी नहीं है, अभी तो ये स्टार्टिंग है। अभी बहुत बड़ी सेलिंग हो सकती है अगर मार्केट इस लेवल के नीचे निकल जाता है, ठीक है। अभी अगर मार्केट में 1-2 दिन और सेलिंग होती है, इसका मतलब ये नहीं कि कल जाके आप तुरंत सेल कर दो, क्योंकि आपको एक चीज़ बता दूँ, मार्केट में जब बहुत ज़्यादा सेलिंग सिनेरियो होता है तो 1-2 दिन मार्केट पॉज़ करता है। जैसे आज बहुत बड़ा सेलिंग हुआ तो कल मार्केट पॉज़ करेगा। आप पोजीशन लेके कल के डेट में अगर बैठोगे तो आपको लॉस ही होना है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अगर कुछ बता रहा हूँ कि मार्केट में सेलिंग है तो कल जाके तुरंत सेलिंग कर देना। ऐसा नहीं होता, कल मार्केट पहुँच लेगा। अगर खुलता भी है तो सीधा गैप डाउन खुल जाएगा। आपको मौका नहीं देने वाला कि आप शॉर्ट करो पैसा कमाओ, इतना ईज़ी नहीं होता।
ठीक है। जिन्होंने पोजीशन बनाया होगा, अगर मार्केट ओवरनाइट अगर गैप डाउन खुलती है तो ठीक है, लेकिन अगर आप इस ताक में बैठे हो कि नहीं नहीं मेरे को रिस्क भी नहीं लेना है और कल मार्केट खुलेगा फ्लैट, मैं शॉर्ट कर दूंगा, बहुत बड़ा नहीं होता ऐसा। जनरली मार्केट या तो डायरेक्ट गैप डाउन खुल जाएगी या तो फिर मार्केट कल पॉजिटिव खुल के ऊपर निकल जाएगी, ठीक है। तो आप इस भ्रम में मत रहिएगा कि मार्केट में कल बहुत बड़ा सेलिंग होने वाला है। पहली बात तो होना होगा तो सीधा गैप डाउन खुल जाएगा। अब मैं आपको आईटी सेक्टर में चलता हूँ कि रीजन क्या था इतने बड़े बूम को जो मार्केट में हुआ था, ठीक है। 4% आईटी गिरा। अब मेरे को बताओ सबसे ज्यादा कौन सा सेक्टर बढ़ा था? आईटी सेक्टर बढ़ा था। और सबसे तेजी से अभी कौन सा सेक्टर गिर रहा है? आईटी सेक्टर ही गिर रहा है। तो जहां पे ज्यादा मनी का फ्लो, जहां पे ज्यादा मनी हम डाले होंगे, जहां पे मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा इसी सेक्टर में गया हुआ था, आईटी सेक्टर में, ठीक है। और आईटी सेक्टर सबसे तेजी से गिर रहा है, क्यों? क्योंकि आईटी सेक्टर को जहां पे होना चाहिए था एज पर द ग्रोथ, उससे वो 2-3 गुना ऊपर निकल गया, ठीक है। कई कई स्टॉक तो ऐसे हैं जो कि 500 रुपए 600 रुपए से सीधा 3000 रुपए 4500 रुपए पे जाकर रुक गए। तो भैया ये कहाँ से ग्रोथ हो नहीं रहा है, तुम्हारा इकोनॉमी में कोई बूस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, कहीं भी प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो फिर ये इतना सारा पैसा, ये जनरली क्या होता है, क्वांटिटेटिव ईजिंग किया जाता है मार्केट में, और यही इन्फ्लेशन का रीजन बनता है। अब आप बोलोगे कि क्वांटिटेटिव ईजिंग जरूरी क्यों है मार्केट में, अगर पता ही होता है तो ये क्यों होता है? तो ये एक दूसरे टॉपिक है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, अभी इतना इजीली आपको नहीं समझाया जा सकता, ठीक है। तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसके लिए मैं आपको ये बातें नहीं बता रहा हूँ। चलिए अब देख लेते हैं मार्केट कल कहाँ पे मूवमेंट कर सकता है और कितना भी ये इन्फ्लेशन एडजस्ट हो सकता है। तो गाइस हमेशा याद रखना कि जब लॉकडाउन के बाद जब मार्केट तेजी से ऊपर गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे कोई कमाई नहीं हो रही थी या कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा था या फिर कोई ग्रोथ नहीं हो रहा था। ऑब्वियसली यहाँ पे ग्रोथ तो हो रहा था, तो हो सकता है उस ग्रोथ के हिसाब से मार्केट को यहाँ कहीं होना चाहिए, सपोज कर लो, तो मार्केट यहाँ तक गिरेगी। उसके बाद क्या है, फिर मार्केट में धीरे 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 ओवर द टाइम पीरियड एक ग्रोथ चलेगा। और मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था अभी कुछ दिन पहले, 3-4 महीना हो गया होगा, मुझे याद भी नहीं है, तो मैंने एक वार्निंग करके 2 बार मैंने आप लोग को सचेत किया था कि मार्केट पूरे साल जो 2022 है, पूरे 2022 होल्डिंग का टाइम नहीं है। जिसके पास होल्डिंग है तो बेच दो, और नए होल्डिंग जो करना चाहते हैं तो होल्डिंग मत करो, क्योंकि आपके पास इतना स्किल नहीं है कि आप इस ग्रीन कैंडल पे यहाँ पे घुस के यहीं पे करेक्ट निकल जाओगे, तो ये स्किल आपके पास नहीं है। तो बेटर है कि मार्केट से दूर रहो, 2023 2024 का वेट करो, बढ़िया अच्छा बाई आएगा, उसके बाद छोड़ देना, सस्टेनेबल ग्रोथ होगा, अच्छा ग्रोथ होगा, ठीक है। फिलहाल अभी 2 साल तक तो लग नहीं रहा है कि मार्केट किसी भी कंडीशन में अपने हाई को तोड़ेगा, क्योंकि उसको पहले अपने हाई पे जाना है, फिर वहां से रिजेक्शन लेना है, क्योंकि सिंगल टाइम तो वो ब्रेक करेगा नहीं, तो ये सब करने में मार्केट को काफी समय लग जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं सीधा निफ्टी फिफ्टी के चार्ट में। हो आई होप आपको ये सारी सारी चीज समझ में आ रही होगी कि मार्केट में कोई भी चीज फालतू नहीं होता। अगर कोई भी चीज बिना मतलब की हुई है तो उसको एडजस्ट होना ही होना है ना। कोई भी चीज मार्केट में जो है वो परमानेंट नहीं है, ना ही बाई परमानेंट है और ना ही सेल परमानेंट है। तो कोई बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो पैनिक सिचुएशन में भी आके बेच रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने तो यहाँ कहीं खरीद रखा होगा ना स्टॉक को, यहाँ कहीं खरीद रखा होगा स्टॉक को, ये पॉइंट पे खरीद रखा होगा हवा में। तो जो हवा में खरीद रखे होंगे तो वो तो खाली रो ही रहे होंगे अभी, और यहाँ पे बेच भी नहीं रहे होंगे, इतना गिर गया आप क्या, आप थोड़ा सा यहाँ शायद बाउंस हो जाए। बट ऐसा नहीं होता, जनरली मार्केट गिर रहा तो एक लेवल से गिरना चालू कर देगा वो आपको, फिर उस लेवल पे आपको जाके प्रॉफिट नहीं देने वाला। तो बेटर है कि आप अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ही चीज़ों को होल्ड करो, अदरवाइज बेटर है कि आप सेल करके चुपचाप बैठ जाओ, राइट टाइम का वेट करो, वहाँ पे आप अपने पोजीशन को फिर ऐड करो। फिलहाल बड़े बड़े जितने इन्वेस्टर अभी कोई होल्डिंग तो नहीं कर रहा होगा, फिलहाल अपने पोजीशन को सब हेज करने में और अपने पोजीशन को सब बचाने में लगे हुए हैं अभी फिलहाल। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं निफ्टी फिफ्टी में के चार्ट में। निफ्टी फिफ्टी का में के चार्ट में कल क्या हो सकता है, बैंक निफ्टी कल कहाँ पे मूवमेंट कर सकता है वो देख लेते हैं। तो गाइस आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि मंथली चार्ट में एक रिजेक्शन की कैंडल बनी हुई थी। यहाँ पे मंथली चार्ट में एक रिजेक्शन की कैंडल बनी हुई थी, और जब भी ऐसा रिजेक्शन कैंडल बनती है तो मार्केट के ये हाई ब्रेक होते ही मार्केट थोड़ा सा ऊपर मूवमेंट करता है। बट क्या है कि मार्केट ऑलरेडी इतना बढ़ चुका था कि ये रिजेक्शन वगैरह ये सारी कोई काम करने अब काम आने वाले नहीं है। अगर आता तो फिर देखा जाता, बट फिलहाल अभी हम ऐसे पोजीशन पे है कि मार्केट ने इसके नीचे के लेवल को ब्रेक कर दिया है, इसके नीचे के लेवल को मार्केट ब्रेक कर चुका है। तो अब कल का सिनेरियो ये होगा कि हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा बहुत एक पुल बैक आए, ठीक है। अब हम चलते हैं 1 आवर की चार्ट में, ठीक है। मंथली चार्ट बहुत ही वीक नजर आ रहा है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। बट आपको एक चीज मैं बता दूं कि आपको नजर आ रहा होगा कि मार्केट में एक बहुत बड़ी सेलिंग हुई है, जो कि यहाँ से शुरू हुई थी। ये सेलिंग मार्केट में कंटिन्यूसली हो चुकी है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की सेलिंग हो चुकी है। कितने पॉइंट का सेलिंग है? ये है 16,500 से 16,700, 16,500 से 16,700, मतलब तकरीबन तकरीबन बात करूँ तो 800 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट हो चुका है। अब 800 पॉइंट का मूवमेंट होने के बाद मार्केट में एक सॉरी एक पुल बैक हो सकता है, एक पुल बैक हो सकता है, या फिर मार्केट इस तरीके से कहीं रेंज में बनी रह सकती है, ठीक है।
तो कल किस तरीके से ट्रेड करना है वो देख लेते हैं। फिलहाल अगर मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है तो बाई वाई करके यहाँ होल्डिंग होल्डिंग करके फिर वही नौटंकी में चालू कर देना, क्योंकि मार्केट में अगर बाई आना होगा तो एक प्राइस एक्शन बनने देना पहले मार्केट में, कंफर्म कंफर्म हो जाना पहले, स्टॉप अपना स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई कर लेना तभी, क्योंकि किसी भी चीज़ चाहे आप होल्डिंग कर रहे हो चाहे आप इंट्राडे कर रहे हो, स्टॉप लॉस आपको आइडेंटिफाइड होना चाहिए, उसके उस लेवल के नीचे अगर मार्केट जाता है तो आपको बिल्कुल बिल्कुल एग्जिट कर देना है। ठीक है, तो अभी चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि मार्केट कल जो है या तो सीधा गैप डाउन खुल जाए या तो फिर मार्केट ये कहीं यहाँ कहीं से लो के लेवल के आसपास से खुल के फिर ऊपर के लिए निकलना चालू हो जाए और एक रेंज के अंदर रहे। अब छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं, वहीं पे एनालिसिस करते हैं कि मार्केट कल क्या हो सकता है। तो गाइस अगर मैं आपको क्लियरली बताऊं तो एक लेवल है जो कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक आज की ओपनिंग थी मार्केट की, ठीक है, ये लेवल। तो अगर कल चांसेस हाई है कि मार्केट अगर इस लेवल पे आती है तो इस लेवल को टच करने के बाद एक रेजिस्टेंस फेस जरूर करेगी, उसके बाद फिर नीचे जाने के बाद अगर इस लेवल को कहीं ब्रेक करती है तो काफ़ी चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि मार्केट फिर इस लेवल तक आ जाएगी, जो कि 16,000 का लेवल है। 16,000 के लेवल से फिर मार्केट रिजेक्शन खा जाएगी, क्योंकि एक ग्राउंड लेवल भी है और मार्केट को भी और नीचे जाना है। ठीक है, 16,000 का जो लेवल है, बट ध्यान रहे कल अगर मार्केट कहीं यहाँ कहीं खुलती है तो शॉर्ट के लिए आप ना जाओ, जो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर मार्केट इस तरीके से कहीं यहाँ पे हॉल्ट करती है, इस तरीके से कहीं हॉल्ट करती है इस लेवल पे, ठीक है, तो फिर हमको आने वाले टाइम पे एक अच्छा खासा सेलिंग देखने को मिल सकता है। बाइंग हम कहाँ पे करेंगे? बाइंग हम इस लेवल के ऊपर कर सकते हैं, लेकिन टारगेट बहुत ही छोटा रहने वाला है। एक 50-100 पॉइंट के आसपास का एक टारगेट होगा, जो कि यहाँ तक के लिए आपको देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, अगर प्राइस एक्शन बनाते हुए, ध्यान रखना इस तरीके से अगर प्राइस एक्शन बनाते हुए मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 16,000 के लेवल तक जाएगा। ऊपर के लिए अभी फिलहाल कुछ है नहीं, तो बेहतर है कि जो लोग नए ट्रेडर है वो अभी ऑप्शन में, मार्केट इतना ज़्यादा वोलेटाइल है कि ऑप्शन में भी न्यू ट्रेडर को ट्रेड नहीं करना चाहिए जनरली, क्योंकि उसका अकाउंट पूरा वाइप आउट हो जाएगा अगर वो इस तरीके से ट्रेड करता है। तो कल चांसेस क्लियर है कि मार्केट कल साइडवेज रहेगा। आप अपने 2 पॉइंट को आप आइडेंटिफाई कर लो, लाइक अगर मार्केट 12:30 बजे तक देखो मार्केट अपना रेंज कहाँ बनाता है, अगर इस बीच में अगर अपना रेंज बनाता है, ठीक है, तो आप इस पॉइंट पे बाई कर सकते हो, इस पॉइंट पे सेल कर सकते हो, ये 2 पॉइंट आप बना सकते हो। ठीक है, चांसेस काफ़ी है कि मार्केट या इस रेंज में कल फंसा रहेगा। तोड़ता है तो फिर 16,000 का लेवल हमको देखने के लिए मिलेगा। ध्यान रहे बाई इस लेवल के ऊपर ही होगी और ये लेवल है आपका 15,800। चलिए गाइस देख लेते हैं, निफ्टी 50 तो हो गया, बैंक निफ्टी कल कहाँ पे मूवमेंट कर सकता है। तो गाइस अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो मॉर्निंग में अगर आप देखोगे तो निफ्टी जो है और बैंक निफ्टी दोनों ही एक डायरेक्शन में नीचे के लिए आ रहे थे, बट एक टाइम के बाद ऐसा हो गया कि निफ्टी जो है बहुत तेजी से नीचे जाने लगा, लेकिन बैंक निफ्टी एक रेंज बना दिया और वहीं पे रुक गया। ठीक है, और क्लोजिंग जो है बैंक निफ्टी की ऊपर हुई है यहाँ कहीं पे। तो यहाँ पे भी एक लेवल है जो कि ये वाला लेवल है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये लेवल है और एक ये लेवल है, ये 2 लेवल है। ठीक है, क्या क्या लेवल है मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस जो हमारा पहला लेवल बनेगा वो ये बनेगा, ये आपका पहला लेवल बनने वाला है। और जो आपका दूसरा लेवल बनेगा वो ये बनेगा 33,700 का, ये वाला जो लेवल है ये आपका दूसरा लेवल बनेगा। बाई कहाँ पे होगी? अगर मार्केट कल एक पुल बैक करती है और फिर ऊपर निकलती है, इस लेवल को ब्रेक करती है, तो अगर गैप अप खुलती है तो वेट करना, नीचे आने के बाद ऊपर जाने देना। तो हमारा जो पहला टारगेट बनेगा वो ये बनेगा। यहाँ पे भी बेटर आपका यही होगा कि मार्केट को पहले एक रेंज आइडेंटिफाई करने देना। चांसेस है कि मार्केट इस रेंज के अंदर कल घूमेगी, इस रेंज के अंदर कल घूम सकती है मार्केट, इसके चांसेस हाई है। ऊपर का जो लेवल होगा वो होगा आपका 33,800-900, और जो नीचे का लेवल होगा वो होगा आपका 33,400। हमको बाई कहाँ पे करना है? अगर मार्केट गैप अप खुलने के बाद एक गैप डाउन खुल जाती है तो फिर हम तो इग्नोर ही कर देंगे, कल फिर चांसेस कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है तो मार्केट यहाँ पे कहीं पे रुक जाएगा। ठीक है, गैप डाउन खुलता है तो थोड़ा सा इग्नोर करना, अगर रिस्क रिवॉर्ड की कैपेसिटी आपकी अच्छी है तभी ट्रेड करना, अदरवाइज कल बेटर रहेगा कि अगर गैप डाउन खुलता है तो थोड़ा इग्नोर करना। ठीक है, कोशिश करूँगा अगर कल लाइव हो सके तो कल मैं लाइव आऊँगा। चांसेस बहुत कम है बट फिर भी ठीक है, अगर इस रेंज में कल ट्रेड करना है ना। आपका ऊपर का लेवल और नीचे का लेवल मैंने क्लियरली बता दिया है। बेटर है कि प्राइस एक्शन बनने के बाद ही बाई करना, और छोटे छोटे टारगेट। तो ऑप्शन जो बाइंग करते हैं, ऑप्शन बाइंग के लिए भी कुछ नहीं है ना, ध्यान रखना ऑप्शन बायर जो है वो लॉस ही करने के चांसेस है। ऑप्शन ये सारे दिन ऑप्शन बायर के लिए होते हैं, ये जो गिरावट कंटिन्यू हो रही है, ये जो गिरावट कंटिन्यू, ये सारे दिन ऑप्शन बायर के लिए होते हैं। कल मार्केट साइडवेज रहेगा तो ऑप्शन बायर को कुछ मिलना नहीं है, ऑप्शन सेलर के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप ऑप्शन सेल करते हैं
तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा यहाँ पे खेलना, बायर के लिए कुछ ज़्यादा चांसेस है नहीं फिलहाल, ठीक है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है कि कल मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करती है, इस लेवल को ब्रेक करती है मतलब 34,500 के लेवल को ब्रेक करती है, तो हमारे एक अच्छा खासा टारगेट मिलेगा जो कि 33,700 से 33,800 के बीच में, 850 के बीच में रहेगा। और अगर इस ऊपर के लेवल से आप शॉर्ट कर सकते हैं, ये ऊपर के लेवल पे से आप शॉर्ट कर सकते हैं, मतलब 33,800-900 के आसपास आप मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं अगर एक भी प्राइस एक्शन इस तरीके का बनता है। अगर इस तरीके का एक भी प्राइस एक्शन बनता है कहाँ पे, 2 मिनट के चार्ट में, तो यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हैं, टारगेट आपको लंबा मिलेगा। तो बेहतर है आप कल बाई ना करके यहाँ इस लेवल के आसपास शॉर्ट करो, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। ज़्यादा बड़ा टारगेट मत सोचना, टारगेट यहीं तक का सोचना, इससे नीचे कल मार्केट जाना शायद पॉसिबल नहीं होगा अगर मार्केट इस लेवल पे आ जाती है तो। ठीक है गाइस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज नॉट द राइट टाइम टू होल्ड एनी स्टॉक, सो इट्स बेटर टू आइडेंटिफाई योर लॉस। अगर आप होल्ड करना भी चाहते हैं तो आप आइडेंटिफाई कर लो अपने लॉस को, छोड़ना नहीं है किसी भी पोजीशन को लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए। और मैं इस वीडियो के लास्ट में मैं उस वीडियो का लिंक भी दे दूंगा जिस वीडियो में मैंने आपको पहले ही वार्न करके रखा हुआ था कि 2022 जो है वो होल्डिंग के पर्पज से सही नहीं है, क्योंकि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बाइंग हुई है। कंडीशन एज पर द कंडीशन मार्केट में जो ग्रोथ हुआ है, सॉरी इसको ग्रोथ नहीं बोलूँगा मैं, ये दिस इज जस्ट अ काइंड ऑफ मनी आउट ऑफ थिन एयर जनरेट हुआ है, ठीक है। उस तरीके का पैसा है जो मार्केट में आया था। और नो डाउट बहुत सारे नए नए इन्वेस्टर ऐसे होंगे जिन्होंने अच्छा खासा पैसा तो कमाया होगा बट निकले ही नहीं होंगे, तो अभी वो लॉस ही में होंगे, है ना। तो और भी नीचे मार्केट जा सकता है, तो अभी कुछ पैनिक सिनेरियो में आके यहाँ कहीं पे सेल भी कर देंगे। कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो अभी कर भी चुके होंगे, 40% 50% का लॉस ही बुक कर चुके होंगे। बहुत सारे लोग तो आईपीओ खरीदे होंगे। एक चीज़ ध्यान रखना, आईपीओ तभी आता है जब मार्केट में इतने सारे आईपीओ जब आ रहे हैं ना मार्केट में, तो समझ जाना कि प्रॉब्लम है, तभी आईपीओ आ रहे हैं। तो आईपीओ जब आज तक उनको जरूरत नहीं पड़ी, तो अभी सडनली लॉकडाउन के बाद ही उनको आईपीओ की क्यों जरूरत पड़ गई, सारे कंपनी आईपीओ खोल दे रहे हैं अपने, है ना। क्लियरली आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि सिनारियो मार्केट का क्या हो रहा है, क्यों ये सारी चीज़ें हो रही है ना। तो इस तरीके से मार्केट चलता है, आप सुबह उठ के बाई करोगे सेल करोगे तो इस तरीके से काम नहीं होता। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैंने इतने सारे वीडियो जो कंटेंट अपना बना के डाला हुआ है उससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो, तो उन सारे वीडियोस को कंसीडर करो, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिलेगा। और कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे स्टॉप लॉस लगाते हैं, कैसे ट्रेंडिंग मार्केट को कैच करते हैं, हाउ टू ट्रेड विद साइडवेज मार्केट, इस सारी चीज़ों के बारे में मैंने डिटेल में बताया हुआ है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।